नमस्कार, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वाइस, जहां आप लोगों के कानूनी सवालों के मिलते हैं सीधे, साफ और सटीक जवाब। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जमीन विवाद, ईएमआई पर धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा, स्कूल फीस की मनमानी, किराएदार की समस्या, बकाया वेतन, बीमा क्लेम और उपभोक्ता अधिकार जैसे अहम मुद्दों पर। चलिए शुरू करते हैं जनता के सवाल कानून के जवाब के साथ। आज हमारे साथ आपके कानूनी सवालों के जवाब देने के लिए जुड़े हैं मिस्टर अनुराग, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। थैंक यू सर, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताएं, ताकि हमारे ऑडियंस को पता लगे कि हमारे आज के एक्सपर्ट कौन है। मेरा नाम अनुराग धायल है और मैं सुप्रीम कोर्ट में लगभग 13 साल से काम कर रहा हूँ। 2019 में मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन गया था। उससे पहले मेरा स्कूलिंग सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हुआ है। और अगर एलएलबी की बात करें तो मैंने इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून से किया और उसके बाद मास्टर्स एमबीए प्लस एलएलएम मेरा एनएलयू जोधपुर से हुआ है। सर, ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ देश भर से लोग अपनी कानूनी समस्याएं हमें भेजते हैं, जो हम अपने एक्सपर्ट के साथ साझा करते हैं, ताकि उनको एक बेहतर आंसर उनका मिल सके, जो उनकी दिक्कतें हैं वो दूर हो सके। सर, आपकी इजाजत हो तो मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूँ? हाँ, क्यों नहीं। सर, पहला क्वेश्चन है, सीमा साहू नागपुर से पूछ रही हैं कि उन्होंने कुछ साल पहले एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था, जिसका रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने अपने नाम करवा लिया, लेकिन अब उनके पड़ोसी उस जमीन पर दावा कर रहे हैं और जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा को अभी तक जमीन का पोजेशन नहीं मिला है। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वह जानना चाहती है क्या वह सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहिए या पहले पुलिस कंप्लेंट को मजबूत करना बेहतर होगा। जब आपने पुलिस कंप्लेंट एक बार कर दी है तो ये बेसिकली क्रिमिनल ट्रेसपास होता है जी। जब क्रिमिनल ट्रेसपास है तो उसके अनुसार भी आप मूव कर सकते हो। क्रिमिनल ट्रेसपास होने के साथ साथ में आप रिकवरी और प्रोसेशन के लिए भी आपको सिविल डिस्प्यूट इनिशिएट कर देना चाहिए। अगर आप रिकवरी और प्रोसेशन की करते हो तो आप दोनों तरीके से जा सकते हो। एक, आप सीपीसी के अंडर भी जा सकते हो, ऑर्डर 39 के अंदर आप ऑर्डर्स ले सकते हो। उसके साथ साथ में आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर भी आप रिकवरी और पोजेशन के लिए मूव कर सकते हो। दोनों केस में आपको रिकवरी पोजेशन मिलेगा जी। उसके साथ साथ में उसके बाद में अगर जब जैसे ही वो आपका ऑर्डर होता है, आपको पोजेशन के लिए ऑर्डर किया जाता है, तो आप ऑर्डर 21 के अंडर आप उसको एग्जीक्यूट भी कोर्ट से करवा के और आप पूरी तरह से अपना लीगल पोजेशन ले सकते हो। तो पुलिस के एक्ट का जो आपका ट्रेसपास का जो केस बनता है वो एक तरफ है, और आपका जो सिविल जो राइट बनते हैं और सिविल कोर्ट के थ्रू आप जैसे आप रिकवरी पोजीशन ले सकते हो, वो एक दूसरा तरीका है। पैरेलली दोनों आप मूव कर सकते हो। अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है तो उस केस में आप पहले जैसे सीआरपीसी के अंडर 156(3) होता था कि आप कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, तो कोर्ट विल उसके बाद में आपकी कंप्लेंट को मॉनिटर करेगा, आपके एफआईआर को मॉनिटर करेगा और उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन को भी मॉनिटर करेगा। तो आप दोनों रिकोर्स ले सकते हो और दोनों रिकोर्स एक्चुअली लेने चाहिए, क्योंकि तब प्रेशर सामने वाली पार्टी के ऊपर ज्यादा आता है और आपका पोजीशन मिलने में भी आपको देरी कम होती है। उसके साथ साथ में जैसे ही आप अब सिविल डिस्प्यूट्स जैसे रेज करते हो, तो उसके साथ में जिस दौरान आप उसका पोजीशन नहीं ले पा रहे हो, उस पीरियड का भी आपको डैमेजेस क्लेम करने का हक है। तो मतलब वो दोनों पुलिस की जो कंप्लेंट है उसको भी मजबूत कर सकते हैं और सिविल कोर्ट में भी इसको ले। हाँ, बिल्कुल, दोनों साथ में चल सकते हैं, दोनों प्रोसीडिंग साथ में चल सकते हैं। सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संजय शर्मा लुधियाना से पूछ रहे हैं कि उन्होंने कुछ महीने पहले एक नामी मोबाइल कंपनी से ईएमआई पर मोबाइल खरीदा था। उन्होंने समय पर सारी किस्तें चुका दी, लेकिन फिर भी कंपनी के रिकवरी एजेंट्स उन्हें बार बार फोन करके धमका रहे हैं और अपशब्द कह रहे हैं। संजय जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह की जबरदस्ती और हैरेसमेंट के खिलाफ वो कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने सारी ईएमआई चुका दी है, तो इनको सबसे पहले तो अपना एनओसी कलेक्ट करना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपने पूरा अमाउंट पे कर दिया है। उसके बाद हो सकता है कि आपके पास रिकवरी एजेंट के फोन आने भी बंद हो जाए। क्यों? अगर उसके बाद भी आपके पास शिकायत रहती है तो आप पहले तो हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो,
उनका जो भी बैंक मैनेजर है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मैनेजर है, उनका एक इन हाउस प्रोसेस भी होता है। आप वहां भी कंप्लेन करिए और वहां भी उनको उस कंप्लेन को टेकअप करके उसका एक रेजोल्यूशन निकालना होता है। अगर वो वहां नहीं निकालते हैं तो जैसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर जा सकते हैं, वहां उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि रिकवरी एजेंट्स कौन होंगे, कैसे वो बिहेव करेंगे, किस वक्त से किस वक्त तक वो आपको फोन कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे गाइडलाइंस है कि आप सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक ही रिकवरी एजेंट से आपको कॉल कर सकते हैं। अगर किसी को मिलना भी है तो उनको पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपसे और उसके बाद वो आएंगे। अगर बिना बुलाए आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उनसे मिलें। उसके साथ साथ में अपन अगर ये देखते हैं तो कोई भी रिकवरी एजेंट है उसके पास में अपना ऑथोरिटी लेटर होना बहुत जरूरी है। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या जो बैंक है वो उसको एक ऑथोरिटी लेगा कि ये हमारा बंदा है और इसीलिए यहाँ पे आ रहा है इस लोन के रिगार्डिंग। उसके बाद बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, उसका डिसीजन नॉर्मली मान लेते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आरबीआई की एक सब ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट है, वहां का एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है उसके पास में उसकी अपील्स भी होती है। तो आप अगर वहां से संतुष्ट नहीं है तो आप फर्दर अपील भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या पार्ट था इसका सर कि वो उनको हैरेस कर रहे हैं, फोन कर करके आप शब्द कह रहे हैं हम तो। हाँ, दूसरा होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। जो आप हैरेसमेंट की बात कर रहे हो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का पार्ट हो जाता है। अगर आप उसके लिए आप एफआईआर भी कर सकते हो और अगर एफआईआर पे कोई एक्शन नहीं लेता है पुलिस जो भी आईओ है वो अगर एफआईआर पे कोई एक्शन नहीं लेता है तो इस केस में आप कोर्ट में जाके भी अपना पक्ष रख सकते हो। और 156(3) जो पहले सीआरपीसी के अंडर था, आजकल बीएनएस के अंडर 175 होना चाहिए सर, तो उसके अंडर कोर्ट विल मॉनिटर दोज आल्सो। तो आप आइदर वो भी आप कर सकते हो कि आप हरेसमेंट के लिए भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हो। अगर उनका हरेसमेंट आपको अगर है और आप बैंकिंग ओम्बड्समैन जाते हो तो वहां पे उन पे फाइन भी लगता है, तो वो कार्रवाई भी है। सर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूजा भोपाल से पूछ रही है कि उनके बैंक अकाउंट से किसी अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी करके पूरी राशि निकाल ली। उन्होंने तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 1 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूजा जानना चाहती है कि क्या वो सीधे कंज्यूमर कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकती है ताकि उन्हें न्याय जल्दी मिल सके। जो साइबर, जैसे ये साइबर फ्रॉड का है, साइबर सेल का केस है, तो साइबर फ्रॉड के लिए आजकल गवर्नमेंट का एक वेबसाइट आता है, वहां पे आपको साइबर क्राइम्स का रिपोर्टिंग करना होता है। जो आपको एक नेशनल वेबसाइट है, वो आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पे आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको वहां पे रिपोर्ट करना होता है। जैसे ही आप वहां पे रिपोर्ट करते हो तो जो कंसर्न थाना है, साइबर सेल है, वहां पे इमीडिएट इंटीमेशन होता है, आपके बैंक को इंटीमेशन होता है, आपको भी बैंक को इंटीमेट करना होता है, अपना अकाउंट फ्रीज करवाना होता है आपका। उसके साथ साथ में जैसे ही आप बैंक को इंटीमेट करते हो और साइबर सेल को जैसे ही इंटीमेशन चाहता है तो वो ट्रांजैक्शन फर्दर कहाँ गया है उस चीज को भी उनको ब्लॉक करना होता है। कि आपका पैसा अगर इस अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में गया, तीसरे अकाउंट में गया, चौथे अकाउंट में गया, तो जो चेन जो बन रही है उसको भी ब्लॉक किया जाता है। नॉर्मली उसको भी ब्लॉक किया जाता है सो दैट वो जो सोर्स से लास्ट कहाँ पैसा गया है ताकि वो पैसा वापस रिट्रीव किया जा सके। वो पूरा A to Z पूरा प्रोसेस होता है। उसके अंदर ये है कि आप बैंक को, उसमें भी दो सिचुएशंस आती हैं नॉर्मली कि जो ये हुआ है आपके साथ, जो साइबर फ्रॉड हुआ है, उसमें क्या आपकी गलती थी या ये बैंक की गलती थी या बैंक का जो सिस्टम है उसकी गलती थी। अगर इसमें आपका नेग्लिजेंस है तो आपका नेग्लिजेंस, अगर कंप्लीट आपका नेग्लिजेंस है तो आपका रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर वो ब्लॉक हो गया हो तो हो सकता है कि आपका पैसा
साइबर सेल वाले रिकवर करके आपको लौटा दें। जी पर अगर वो ब्लॉक नहीं हो पाया है, उस केसेस में अगर आपका सेल्फ नेग्लिजेंस है तो उसको रिकवरी करना एक महाभारत हो जाती है। जी ठीक है, पर अगर आपका नेग्लिजेंस नहीं है और नेग्लिजेंस बैंक के पार्ट में है, चाहे उनके सिस्टम में हो या कोई और कहीं पे हो, तो उस केस में अगर आप विद इन 1 to 3 days अगर आप कर देते हो कंप्लेन, बैंक को इन्फॉर्म कर देते हो, तो बैंक नॉर्मली दे हैव टू गिव यू 100% ऑफ योर मनी। जी आप 3 to 7 days में करते हो तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर मनी विल बी रिकवर्ड। दे हैव टू गिव इट, एंड 7 days के बाद में उसकी रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सो एज सुन, इसलिए जो आपका टाइमिंग है रिपोर्ट करने का वो बड़ा एक क्रिटिकल पार्ट हो जाता है। उसके बाद में जो सेकंड पर्सन है कि जो आपका साइबर सेल में जो कंप्लेन गया है उसके ऊपर कितना एक्शन लिया गया। उसमें अगर साइबर सेल का जो आईओ है अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है या वो डिले कर रहा है तो आप उनके हायर ऑफिशियल्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो जो आपको अभी मैंने जैसे बताया कि कोर्ट का आप रिकोर्स ले सकते हो। कोर्ट में जाके आप कंप्लेन कर सकते हो कि ये मेरी एफआईआर है, इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, देन द कोर्ट विल मॉनिटर दोज एफआईआर एंड देयर इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली इसमें देखा जाएगा कि लूप होल किसकी साइड से हुआ था, बैंक की तरफ से या उनकी तरफ से। वो एक क्रिटिकल फैक्टर होता है कि आपकी रिकवरी कैसे होगी इन केस द मनी इज नॉट ट्रेस्ड। अगर मनी ट्रेस हो गई है तो ऑब्वियसली एफआईआर क्लोज करने से पहले उनको वो मनी को वापस रिकवर करवा के देना पड़ेगा। पर अगर मनी रिकवर ट्रेस नहीं हो पा रही है और बैंक का फ्रॉड, बैंक का डिफॉल्ट है, बैंक की सर्विसेज में डिफॉल्ट है, तो बैंक को उसको 100% आपको पैसा देना पड़ता है, बैंक को अपनी तरफ से। सर अगला सवाल जैस्मिन सिंह अमृतसर से पूछ रही हैं कि उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवाया था। दाखिले के वक्त जो फीस तय हुई थी, स्कूल अब उससे दोगुनी फीस की मांग कर रहा है और कह रहा है कि फीस ना भरने पर बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जैस्मिन चिंतित है और जानना चाहती हैं कि क्या प्राइवेट स्कूल की इस मनमानी के खिलाफ कोई कानूनी कदम उठा सकती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। नॉर्मली जो प्राइवेट स्कूल्स की आपकी फीस जो होती है वो स्टेट अलग अलग स्टेट अपने स्टेट एक्ट्स के द्वारा गवर्न करते हैं। तो जैसे पंजाब है, पंजाब में आई थिंक देयर इज वन अनएडेड स्कूल्स को लेके एक एक्ट बनाया था 2016 में और उसके अनुसार ही इनका फीस इंक्रीमेंट होता है, वही इनको गवर्न करता है। जहां तक मेरा विचार है 8% से ज्यादा हर साल वृद्धि नहीं कर सकते पंजाब के अंदर। अब जैसे उनका जो इश्यू है कि वो जो टीचर, जो उनका प्रिंसिपल है या जो भी स्कूल है उनकी बहुत दोगुनी वृद्धि कर रहा है फीस की, उसको लेके आप या तो अपने डीएम के पास जा सकते हो। डीएम क्योंकि स्कूल्स को रेगुलेट करते हैं विद इन डिस्ट्रिक्ट, या वहाँ का जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उनका जो हेड है उसके पास जा सकते हो, क्योंकि नॉर्मली इन दोनों में से किसी एक के पास में पावर होती है टू रेगुलेट द स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स। या फिर जो आपका एक्ट बना हुआ है आपके स्टेट में, उस के अंदर अगर कोई कमिटी बनाई गई है टू गवर्न दीज स्कूल्स एंड देयर फीस, तो आप उस कमिटी के पास में जाकर के अपना ग्रीवेंस रख सकते हो और वहां पे आपको नॉर्मली आपको एक रिजल्ट मिलता है। अगर उस वहां पे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और आपकी कंप्लेन पे या आपके उस पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि आपका राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A से गवर्न होता है और इनफैक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बना हुआ है। तो आप बच्चे का, किसी भी बच्चे का जो राइट टू एजुकेशन है वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड होना चाहिए। स्कूल्स की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। फीस को लेके वो आपको निकाल देंगे या उन मनमानी फीस लेंगे, वो सब नॉर्मली नहीं होना चाहिए। पर क्योंकि अपना देश इतना बड़ा है, हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पर ऐसी जैसी इनकी स्थिति है उस स्थिति में एक तो ये डीएम या जो भी कमेटी है उसके पास में जाके अपना ग्रीवेंस रख सकते हैं और वहां से इनको मोस्ट प्रोबेबली एक रिजल्ट मिलेगा। अगर वहां से भी नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हो
कि ये रूल्स हैं, इनके अनुसार जो बॉडीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं या डीएम है, उसको एक्ट करना है। मैंने कंप्लेन भी की है, उस पर कोई एक्ट नहीं हुआ या फिर ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं हुआ है, तो आप हाई कोर्ट भी रिट पिटिशन के द्वारा जा सकते हो और वहां पे आपको पूरा चांस है कि आपको अपना जो भी चाहते हो वो मिलेगा। सर जैसे कि आपने बताया राइट टू एजुकेशन, जैसे इन्होंने प्रश्न के माध्यम से हमें बताया है कि इनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया, तो ये राइट टू एजुकेशन का भी सीधा सीधा उल्लंघन है जो एक फंडामेंटल राइट माना जाता है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे ही हाई कोर्ट में रिट के द्वारा अप्रोच करते हो तो आपको हाई कोर्ट सबसे पहले वो ही प्रोटेक्शन देगा कि बच्चे को आप नहीं निकाल सकते, बच्चे की कंटिन्यूस एजुकेशन होनी चाहिए। कितनी फीस देनी है, कितनी नहीं देनी है, वो हाई कोर्ट विल डिसाइड इन द प्रोसीडिंग। सर अगला सवाल किरण जैन दिल्ली से पूछ रही हैं कि उन्होंने एक किराएदार को बिना रेंट एग्रीमेंट के अपना मकान किराए पर दिया था। अब वह किराएदार 3 महीने से किराया नहीं दे रहा है और मकान खाली नहीं कर रहा। किरण जानना चाहती है कि वह जल्द से जल्द मकान कैसे खाली कराए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस परिस्थिति में कौन सा कानूनी रास्ता अपनाना जाए। उन्होंने बिना रेंट एग्रीमेंट के, बिना किराएनामा के अपना घर किराए पे दिया था, तो इस केस में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका 106 जो सेक्शन है वो गवर्न करता है ऐसे केसेस को। एंड इन चीजों में क्या होता है कि इस सिचुएशन में होता है कि मंथ टू मंथ टेनेंसी होती है, यानी हर मंथ आपके टेनेंट हो, एक मंथ के लिए मंथ का किराया दिया, आप अगले मंथ में आप रह रहे हो तो अगले मंथ का किराया दिया, मंथ टू मंथ टेनेंसी बोलते हैं इसको। और इस केस में अगर पेमेंट नहीं आता है तो आप 106 के अनुसार आप 15 दिन का नोटिस देके आप अपना जो मकान है उसको खाली करवाने की कार्रवाई शुरू कर सकते हो। आपको एक नोटिस देना पड़ेगा 15 दिन का कि 15 दिन में आप खाली करिए। अगर उसके बाद वो नहीं दे करता है तो आप रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर, अपने पोजीशन को रिकवर करने के लिए आप रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करते हो, इविक्शन प्रोसीडिंग शुरू करते हो। तो इविक्शन प्रोसीडिंग जैसे ही आप शुरू करते हो तो दिल्ली के अंदर जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर शुरू कर सकते हो या आप सीपीसी के अंदर सिविल कोर्ट्स में भी मूव कर सकते हो। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की एक मॉनेटरी लिमिट होती है, आई थिंक 3500 और समथिंग ऐसे ही कुछ है। तो वहां की मॉनेटरी लिमिट कम होने के कारण अगर उससे ऊपर का आपका किराया आता था तो आपको फिर एविक्शन प्रोसीडिंग जो है वो आपको सिविल कोर्ट में जाके मूव करना पड़ेगा। तो उसमें आपको जो आपका रेंट आता था तो उसका कुछ रिसिप्ट होगा, आपके अकाउंट्स में आया होगा तो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं टू से दैट एक मंथली रेंट आ रहा था और उन्होंने नहीं दिया है। तो उस चीज का जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो एक आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। अगर रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है तो आपकी रिसिप्ट्स होंगी, कंटिन्यूअस रेंट आप, तो आपको उसको प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए। वहां पे जो बाकी लोग रह रहे हैं उनका भी एविडेंस लिया जा सकता है, तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये टेनेंट था और हमको इसको हटाना है। उसमें जो भी आप ग्राउंड लेना चाहें वो ग्राउंड ले सकते हैं, जो भी एक्ट परमिसेबल करता है वो सब ग्राउंड आप यूज कर सकते हो, उसी के अनुसार आपको उसको इविक्ट करना पड़ेगा। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि रेंट एग्रीमेंट होना ही चाहिए, तो एक ये ऑडियंस के लिए भी, बाकी ऑडियंस के लिए भी सीख है कि बिना किसी को रेंट एग्रीमेंट के किराए पे ना रखे वो। हाँ, आपको अगर कोई भी किराया, कोई पोर्शन किराया देना है या कोई घर किराया देना है, कोई फ्लैट किराया देना है, कोई दुकान किराए पे देनी है, तो उसके लिए एक आपको किरायानामा बनाना बहुत जरूरी है। उस किरायानामा बनाने से एक्चुअली जो लैंड ओनर है या जो लैंडलॉर्ड है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, डिपेंड कर सकता है, और उसके साथ साथ में जो इवन जो टेनेंट है वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उससे दोनों बाइंड होते हैं। जो लंबे टाइम के लिए लीज ली जाती है उसके अंदर भी वही कंडीशंस होती हैं और उससे दोनों बाइंड होते हैं, चाहे लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट हो, दोनों उससे बाउंड होते हैं। सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विकास कुमार सिंह पटना से पूछ रहे हैं कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में 6 महीने तक काम किया, लेकिन आखिरी 3 महीने की सैलरी उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने कंपनी से कई बार संपर्क किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और वह सोच रहे हैं
कि क्या इस स्थिति में वह लेबर कोर्ट में केस कर सकते हैं और अपनी बकाया सैलरी कैसे वसूलें। इन्होंने जो लिखा है जी अगर उसको देखा जाए तो इस केस में उन्होंने नौकरी छोड़ी है, उनको निकाला नहीं गया है। जी ठीक है, तो उन्होंने 6 महीने तक एक्चुअली काम किया है। तो उनका जो एक अपॉइंटमेंट लेटर है वो बड़ा एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट रहेगा उनके पास में, और उन्होंने जब छोड़ा है तो रेजिग्नेशन लेटर, और उनके बाकी जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार कम्युनिकेट किया है, जी तो उन्होंने कम्युनिकेट किस रूप में किया है, इज इट ओनली ओरल और इज इट डॉक्यूमेंटेड। जी अगर डॉक्यूमेंटेड है तो आप कोर्ट में जब जाते हो या जाते हैं या लेबर कोर्ट में जाते हो तो आप एक्चुअली अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हो कि आई हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स जी एंड आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, डिस्पाइट एवरीथिंग दे हैव नॉट गिवन मी एनीथिंग। तो वो चीज है। अब लेबर कोर्ट में जाने की बात है तो ये क्या पोजीशन पे थे, जिस नौकरी पे कर रहे थे, तो अगर वो वर्क एज ए वर्कमैन काम कर रहे थे वहां पे तो आप लेबर कोर्ट मूव कर सकते हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आप रेज कर सकते हो, और वहां पे जो भी आपका लेबर कोर्ट है उसको नॉर्मली 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है टू डिसाइड दो डिस्प्यूट्स। पर उसकी एक मॉनेटरी लिमिट होती है, उसको मॉनेटरी लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। अगर आप मॉनेटरी लिमिट के अंदर नहीं हो तो आप फिर रिकवरी के अंदर समरी सूट के अंदर जाते हो। आप समरी सूट फाइल करोगे सिविल कोर्ट्स के अंदर, और समरी सूट के अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, एंड देन द सिविल कोर्ट विल डायरेक्ट द अदर पार्टी और द कंपनी टू पे यू द अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट। जी उस जितने महीने का वो सैलरी, हाँ, जितना महीना वो ड्यू जो चला आ रहा है, कि जैसे आप आज 2 साल बाद में जब कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो ऑब्वियसली 2 साल का जो उसका पीरियड उसका लॉस हुआ है उसके लिए कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट अमाउंट तो देना पड़ेगा। सर अगला सवाल सोनाली शेखावत जयपुर से पूछ रही है कि उनके पति उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने अभी तक तलाक का फैसला नहीं लिया है क्योंकि उनके छोटे बच्चे हैं और वो फिलहाल अपने वैवाहिक रिश्ते को बनाए रखना चाहती हैं। वो जानना चाहती हैं कि क्या वह घरेलू हिंसा के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर या रेसिडेंस ऑर्डर जैसी सुरक्षा ले सकती है ताकि उन्हें और बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सके। आप घरेलू हिंसा के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर या रेजिडेंस ऑर्डर या इवन आपको पैसे की कमी हो तो आप मॉनेटरी बेनिफिट्स की मॉनेटरी कुछ मंथली मिलता रहे उसके लिए भी आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आप सेक्शन 18, 19 और 20 आई थिंक बोल द 3 रिलेट्स टू रेजिडेंस एंड दीज थिंग्स, सो आप मूव कर सकते हो और आपको बकायदा कोर्ट से उसके लिए आपको रिलीफ भी मिलेगा। ठीक है, रेजिडेंस ऑर्डर भी मिल जाता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मिलेगा, को कुछ ना कुछ मंथली मेंटेनेंस के रूप में भी आपको ले सकते हो, वो है। पर जहां तक उन्होंने डाइवोर्स का उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, पर अगर डाइवोर्स का डिसाइड नहीं किया है तो उनको अपने दिमाग यानी जो भी अपनी कंडीशन है उसको शी शुड ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स, क्योंकि लीगल डिस्प्यूट एक बार रेज हो जाती है उसके बाद में पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फैमिली को आपस में बैठ के परिवार को आपस में बैठा करके, क्योंकि बच्चों के भविष्य का भी सवाल है, उनके ऊपर असर पड़ता है। हाँ, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सिर्फ 2 इंडिविजुअल नहीं है, 2 बच्चे भी, 4 जनों की लाइफ का वो सिर्फ 2 इंडिविजुअल पति पत्नी की का ही किस्सा नहीं रहता है, और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस सिचुएशन को उनको एक जिम्मेदार तरीके से सोच समझ के अच्छे से निभानी चाहिए, और अपने आप के जो छोटे मोटे ईगो को लेके या कोई और रीजंस को लेके जो इश्यू आ रहे हैं उनको, ऐसा कोई इश्यू नहीं है जो सोल्व नहीं हो सकता, और स्पेशली पति पत्नी के बीच में ऐसा इश्यू नहीं आता है। अगर आ रहा है और वो जो सोल्व नहीं हो सकता है तो डाइवोर्स ही रास्ता है जी। पर ऐसा है जो सोल्व हो सकता है, थोड़ा सा एफर्ट दोनों तरफ से होगा तो वो सोल्व हो जाते हैं। विचार विमर्श करके आपस में बात करके पारिवारिक
जितने भी लोग हैं घर के सब बड़ों को बड़ों का थोड़ा सा आदर करके, बड़ों की बात मान के, तो वो चीजें सोल्व हो सकती है। तो आगे डाइवोर्स का उन्होंने आज अभी तक नहीं लिया है, तो पहले वो ये जो रास्ते हैं उन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए इनको एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। सर अगला सवाल रवि गुप्ता रायपुर से पूछ रहे हैं कि उन्होंने एक बाइक खरीदी थी लेकिन उसमें बार बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ रहा है। उन्होंने कई बार कंपनी को रिपेयर के लिए दिखाया लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। कंपनी बार बार टाल मटोल रही है। रवि जानना चाहते हैं कि क्या वह कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और मुआवजा या बाइक की वापसी की मांग कर सकते हैं। हाँ, आपके ये अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जी तो नॉर्मली ये वारंटी में कवर होता है, और वारंटी के अंदर कंपनी नॉर्मली ये कहती है कि दे विल आइदर रिपेयर द पार्ट और रिप्लेस द पार्ट इन केस देयर इज ए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अभी जैसे इन्होंने जो ली है और बार बार ये कंपनी के ऑथराइज शोरूम्स में जा रहे हैं, बार बार उस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, और उसके बावजूद भी कंपनी उसका कोई इफेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं कर रही है, तो उस केस में वो एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। और उसके अंदर उनको जब कंज्यूमर डिस्प्यूट रेज करेंगे तो उनके जो बिल्स हैं, उनके बार बार जो सर्विस सेंटर के विजिट्स हुई हैं, उसका क्या रिजल्ट रहा है, क्या इश्यू उन्होंने रेज किया है, वो सब डॉक्यूमेंटेशन उनके पास बहुत जरूरी है। अगर वो सब डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जाके वो कंज्यूमर केस करते हैं तो उनको इनफैक्ट रिपेयर के एक्सपेंसेस भी मिलेंगे, और अगर रिप्लेसमेंट से काम बनता है तो रिप्लेसमेंट का भी ऑर्डर किया जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन है गाड़ी की या आपके मोटरसाइकिल की, बाइक की, कि वो रिप्लेसेबल नहीं है, तो कोर्ट उसको आइदर रिफंड ऑफ द टोटल अमाउंट ऑर्डर करेगा या फिर पूरा का पूरा नया गाड़ी आपको रिप्लेस करके देने को भी बोल सकता है। उम्मीद करते हैं रवि जी आपका जो प्रश्न है वो क्लियर हो गया होगा। सर अगला सवाल कविता चंद्राम मेरठ से पूछ रही हैं कि उनके पति की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। उनके पति ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जिसका क्लेम उन्होंने फाइल किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उनके दस्तावेजों में कोई ना कोई कमी बताकर क्लेम देने से इनकार कर दिया। कविता जानना चाहती है कि क्या वो इस मामले को इंश्योरेंस ओम्बेड्समैन या किसी अन्य उपयुक्त फोरम में ले जा सकती हैं। जानकर बड़ी दुख की बात है कि उनके साथ ऐसा घटना घटी है, पर जहां तक उनका क्लेम की बात है तो क्लेम उन्होंने जैसे ही रेज कर दिया है तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि वो उसको पे करे। अगर वो पे नहीं कर रहे हैं या टाल मटोल कर रहे हैं तो आप कंपनी के अंदर इन हाउस एक ग्रीवेंस रिड्रेसल डेस्क होती है, वहां पे जाके आप बोलिए उनको, तो आपका चांसेस होते हैं कि वहीं से आपका रिड्रेसल हो जाए। अगर वहां पे नहीं होता है तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, और वहां पे जब आप कंप्लेन करते हैं तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का जो ऑर्डर आता है वो फाइनल होता है। वो आपकी जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको मानना ही होता है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सिविल साइड में कंज्यूमर कोर्ट्स का भी रुख अपना सकते हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, उसका अपीलेट फोरम भी है, चाहे स्टेट कंज्यूमर फोरम हो या नेशनल कंज्यूमर फोरम हो और फिर सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें अपीलेट अथॉरिटीज हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, उसका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो आपके जैसे ही इन हाउस जो भी उनका है प्रोसेस, आपको फर्स्ट वहां पे रेजोल्यूशन लेने की कोशिश करनी है और उसके बाद आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जाइए। अगर वहां से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कंज्यूमर फोरम के रास्ते जाइए, तो वहां से आपका पूरा रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। क्योंकि लाइफ कोई सर्टेनिटी नहीं थी और उन्होंने इंश्योरेंस लिया था, तो कंपनी की फुल लायबिलिटी है, वो देना ही होगा उनको। वो टाल मटोल थोड़े दिन कर सकते हैं, पर अगर वो करते हैं भी हैं तो उस केसेस में भी नॉर्मली अगर बहुत ज्यादा डिले करते हैं तो इवन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट पे आउट के लिए बोल देते हैं
और कंज्यूमर कोर्ट भी आपको फॉर पीरियड ऑफ डिले जितना उन्होंने पे आउट करने में किया है उसके लिए उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो सर इसी सवाल के साथ आज के सवालों का सिलसिला समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अनुराग सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं info@thelordbuzz.com पर, या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपका जो सवाल है वो किसी कानूनी एक्सपर्ट के साथ साझा करें और आपको उसका सही उत्तर मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी सवाल के साथ।